हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अजय सिंह परिहार और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है कोल्ड वॉर इरा, शीत युद्ध का युग, और ये है चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th CBSE पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर को मैंने 9 अलग अलग पार्ट में कवर किया है, तो सभी वीडियो देखें। लास्ट में आपके लिए एक बोनस पार्ट आएगा जिसमें कि मैं इन सभी 9 पार्ट को कंक्लूड करूंगा और एक साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर इस चैप्टर में था क्या। सबसे पहले जानते हैं कि वो 9 पार्ट कौन से हैं जिनको कि आप देखने वाले हैं। सबसे पहला है व्हाट इज कोल्ड वॉर, फिर व्हाई कोल्ड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड, फिर डिफरेंसेस बिटवीन USA एंड USSR, फिर इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, फिर एरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, फिर चैलेंजेस टू बाइपोलरिटी, फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो ये वो 9 पार्ट हैं जिनको कि आप देखेंगे इस पूरे चैप्टर की थ्रू आउट सीरीज में। तो अभी हम पहला टॉपिक लेते हैं। तो ये रहा पहला टॉपिक, कोल्ड वॉर। तो ये शब्द बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपने पहले कभी नहीं सुना तो आपको मैं बता दूं कि कोल्ड वॉर भी एक वॉर होता है। जैसे कि वर्ल्ड वॉर हुआ हमारे विश्व में, 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, और उनसे बहुत ज़्यादा तबाही हुई। और ये जो कोल्ड वॉर है इसको भी कम मत समझिए दोस्तों, ये भी बहुत खतरनाक रहा। और जो हमारे वर्ल्ड वॉर है वो तो 5 से 6 साल में ख़त्म हो गए, और ये कोल्ड वॉर तो 1947 से स्टार्ट होता है और 1991 तक चलता रहता है। तो आखिर क्या होता है ये कोल्ड वॉर, ज़रा जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लगता है कि वॉर हो रहा है किन्हीं 2 देशों के बीच में, और ऐसा लग रहा है कि ये वॉर कभी भी स्टार्ट हो जाएगा, कभी भी वो दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो लड़ने लगेंगी, एक दूसरे पर अटैक कर देंगी। पर सचमुच में ऐसा होता नहीं है। इसी को कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन। प्लीज पे योर अटेंशन। वॉर लाइक सिचुएशन, नॉट अ वॉर. War-like situation in which 2 countries or 2 groups of countries confront each other in political and military affairs. And it seems, once again, pay your attention, it seems that war can happen at any point of time, but actual war does not start. शायद आपने अभी रियल लाइफ ज़िंदगी में कभी देखा होगा, एक एग्जाम्पल है कि कोई 2 लोग आपस में एक दूसरे पर बहुत नाराज़ हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बस लड़ाई अभी हो ही जाएगी। पहला दूसरे को कह रहा है कि तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं अभी बताता हूँ तुम्हें, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, या इसी तरीके की बातें हो रही हैं। और आपको ऐसा लग रहा है अगर आप वहीं खड़े हैं कि बस ये अभी लड़ जाएंगे, पर हकीकत में वो सिर्फ एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हैं और लड़ाई होती ही नहीं। पर वो एक सिर्फ एग्जाम्पल है, क्योंकि कोल्ड वॉर किन्हीं 2 पर्सनस के बीच में नहीं होता, देशों के बीच में होता है। और ये कोल्ड वॉर भी 2 देशों के बीच में हुआ। अब एक टेक्निकल लैंग्वेज में भी परिभाषा समझ लेते हैं। इसको मैं डेफिनेशन नहीं कहूँगा, आखिर कोल्ड वॉर था क्या वो ज़रा जान लीजिए। कोल्ड वॉर एक जियोपॉलिटिकल टेंशन थी जो कि 2 देशों के बीच में हुई। एक देश का नाम है USSR, जिसको कि शायद आपने पहले कभी ना सुना हो, ये है सोवियत यूनियन, और दूसरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन 2 देशों के बीच में कोल्ड वॉर चलता रहा। और ये जो टाइम पीरियड था ये था 1947, जबकि ट्रूमैन डॉक्ट्रिन हुई, और ये 1991 तक चलता रहा, जबकि ये सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। इसमें और भी नाम आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक, ये सारी बातें हम समझेंगे, पर यहाँ नहीं और आगे। अब एक और सवाल आ जाता है हमारे मन में कि हु इन्वॉल्व इन कोल्ड वॉर, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, पर उसको और डिटेल में जानेंगे
कि किन दो देशों के बीच में या किन दो ग्रुपों के बीच में ये कोल्ड वॉर हुआ। तो पहला देश जिसका मैंने नाम लिया यूएसएसआर, जिसको कि सोवियत यूनियन भी कहा जाएगा। इसके अलावा दूसरा देश था यूएसए, जिसे मैं यूएस या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कहूँगा। अब सवाल आता है, वाई कोल्ड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड? आखिर कोल्ड वॉर स्टार्ट क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? जबकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन ये दोनों एक साथ एक ओर से लड़े थे। जब यानी दोनों दोस्त थे तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उनमें आपस में ही लड़ाई हो गई और इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि जो 1947 से शुरू होकर के 1991 तक चलती ही गई। वही जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे की घटनाओं को ठीक से समझ पाएंगे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1945 में। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर किन दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया था वो भी जानना ज़रूरी है आपके लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 1945 तक और ये दो ग्रुप के बीच में लड़ा गया। एक ग्रुप था अलाइड फोर्सेस का और एक ग्रुप था एक्सिस पावर्स का। तो अलाइड फोर्सेस में जैसा कि आप देख रहे हैं यूएस यानी कि अमेरिका लीडर था और उसके साथ सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था, फ्रांस। और एक्सिस पावर में तीन देश थे, जर्मनी के द्वारा लीड किया गया था, इटली, जापान। जरा इनको मैप पर भी समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अलाइड फोर्सेस को लीड कर रहा है यूएस और इसका साथ दे रहा है फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम जिसको कि ब्रिटेन भी कहा जाता है, और यहाँ पर है यूएसएसआर। और दूसरी ओर एक्सिस पावर्स थे। एक्सिस पावर में जो लीडर था वो था जर्मनी, उसका साथ दे रहा था इटली और जापान। तो ये जो दो ग्रुप थे इनके बीच में लड़ाई हुई। हालांकि ये युद्ध तो पूरे विश्व में फैला हुआ था, बहुत सारे देश इसमें और भी इंक्लूड थे, पर जो मुख्य देश थे वो यही थे। तो स्टूडेंट्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड है उसी को कोल्ड वॉर की बिगनिंग कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहते हैं वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो एंड हुआ था जापान के दो शहरों पर एटम बॉम्ब गिराए जाने से। जापान के दो बहुत समृद्ध शहर थे, एक का नाम था हिरोशिमा और एक का नाम था नागासाकी। ये जो हिरोशिमा और नागासाकी है इन पर अमेरिका के द्वारा बॉम्ब गिराया गया, एटम बॉम्ब, जो कि दुनिया में पहली बार किसी जगह पर, किसी शहर पर इसका इस्तेमाल किया गया। और उससे जो तबाही हुई वो आज तक भी भुलाई नहीं जा सकती। आज तक भी लोगों को उस अटैक की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये हुआ था अगस्त 1945 में। कुछ तस्वीरें हैं जिनको देखते हैं, जिनसे आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना खतरनाक अटैक किया गया था। ये आप जो मशरूम क्लाउड देख रहे हैं ये एटम बॉम्ब के अटैक होने पर बनता है और पृथ्वी के स्तर से कई किलोमीटर ऊपर तक ये बादल चले जाते हैं। अब जहाँ पर ये गिरते होंगे वहाँ का क्या हाल हुआ होगा। तो देखिए, ये अटैक जो किया गया हिरोशिमा पर वो किया गया था 6 अगस्त 1945 में, और जो नागासाकी यानी जो दूसरा शहर है उस पर ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अटैक किया गया। जैसा कि आप देखें दूर दूर तक कोई घर नहीं दिखाई दे रहा आपको, सारा मलबा पड़ा हुआ टूटा फूटा। ये दूसरी तस्वीर है, इसमें भी आप देख रहे हैं दूर दूर तक कोई घर साबुत नहीं बचे। तो इंसान कैसे बचेंगे? करीब 1,29,000 से लेकर के 2,26,000 के बीच लोग मारे गए। एग्जैक्ट संख्या नहीं है क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं तो गिनेंगे कैसे। तो ये अंदाज़ा है कि लगभग इतने लोग मारे गए इस अटैक में। अब बात यह आ जाती है कि अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। तो उससे पहले यानी कि अमेरिका ने जो जापान पर एटम बम से अटैक किया, उससे पहले जापान ने अमेरिका के ऊपर अटैक किया था। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ था जब तक कि जापान ने अमेरिका के नेवल स्टेशन पर्ल हार्बर पर अटैक किया। पर्ल हार्बर एक नेवल स्टेशन था अमेरिका का, वहाँ पर जापान के द्वारा अटैक किया गया।
जापान सोच रहा था कि मैं डरा दूंगा अमेरिका को, और अगर अमेरिका को डरा दिया तो फिर तो बाकी सारे जो देश हैं वो अमेरिका से कम पावरफुल हैं, वो ज़रूर हार मान लेंगे। और ये इसकी बहुत बड़ी भूल रही। पर्ल हार्बर पर इसने अटैक किया और पर्ल हार्बर को बहुत नुकसान पहुंचाया, और वो जो अटैक है वो इनकी ओर से सक्सेसफुल रहा। कुछ तस्वीरें उसकी भी हैं, देखिए। इन्होंने अटैक किया था 7 दिसंबर 1941 को, और जैसा कि आप देख रहे हैं आपको पानी के जहाज़ दिखाई दे रहे हैं, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो इनका नेवल बेस था अमेरिका का। और वहाँ पर बहुत सारे जहाज़, हवाई जहाज़ या पानी के जहाज़ वहाँ पर थे। तो करीब 188 एयरक्राफ्ट ख़त्म कर दिए गए, और जो लोग मारे गए यानी जो सैनिक वहाँ पर थे वो 2403 अमेरिकन मारे गए और 1178 घायल हो गए। तो ये अटैक था। जापान इससे बड़ा खुश हुआ होगा, लेकिन जापान को फिर क्या कीमत चुकानी पड़ी वो तस्वीरें मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ कि ये बहुत ही भयानक था, जिसको आज दिन तक भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए हम सबको डर लगता है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, और क्योंकि आज की डेट में तो परमाणु हथियार सभी देशों के पास है, जो भी शक्तिशाली देश हैं इस दुनिया में। और अगर कहीं दो न्यूक्लियर पावर के बीच लड़ाई हुई तो पता नहीं क्या होगा दुनिया का। तो जो क्रिटिक्स हैं यानी कि जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि जो अमेरिका है वो जानता था कि जापान बस सरेंडर करने वाला है, जापान वैसे ही हार रहा था, उसने जानबूझ करके एटम बॉम्ब गिराए, ना गिराता तो भी जापान हार मान लेता। अब उसने ऐसा क्यों किया? तो आलोचक कहते हैं कि उसने ऐसा इसलिए किया था कि सोवियत यूनियन, जिसको यूएसएसआर भी मैं बार बार कहता रहूँगा क्योंकि वो एक ही नाम है, मतलब दोनों नाम एक ही देश के हैं। तो सोवियत यूनियन को ये दिखाना चाहता था कि वो अमेरिका ज़्यादा पावरफुल है। जो मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन यूएसएसआर एशिया में बढ़ा रहा था या दुनिया के दूसरे देशों में बढ़ा रहा था, वो और ना बढ़ाए। तो अमेरिका मॉस्को यानी कि जो यूएसएसआर की राजधानी थी उसको ये दिखाना चाहता था कि अमेरिका सुप्रीम है, वो ज़्यादा सुपर पावर है, ऐसा आलोचक कहते हैं। अमेरिका कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जल्दी से ख़त्म करना चाहता था। जल्दी ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा, जो अमेरिकन है और जो अलाइड लाइव्स यानी कि अमेरिका और उसके साथ जो 3 और देश थे उनमें रहने वाले लोगों की जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया। अब बात यह है कि कारण जो भी रहा हो, लेकिन ये जो अटैक हुआ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़बरदस्त हुए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक नए प्रकार का वॉर स्टार्ट हो गया। इसने जो हमारा ग्लोब है उस पर 2 बहुत पावरफुल देशों को उभार कर आमने सामने ला दिया, एक यूएसएसआर और दूसरा यूएसए। अब ये दोनों एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे कि हु विल बी मोर पावरफुल, कौन ज़्यादा पावरफुल है, बस यही दिखाना था। और इसी के वजह से ये कोल्ड वॉर इतना लंबा खिंचता चला गया। और ये बिल्कुल हकीकत है, उस समय से लेकर आज तक, अब सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, अमेरिका अभी भी है, तो ये 2 इतने पावरफुल देश थे उस समय के कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी इंसिडेंट को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, प्रभावित कर सकते थे, इतना ज़्यादा पावर था इनके पास। और उसके बाद होना क्या था, जब दोनों देश आमने सामने आ गए तो कोल्ड वॉर हैज़ बीन स्टार्टेड, शीत युद्ध चलने लगा और चलता ही गया। आगे क्या क्या हुआ वो हम आगे समझेंगे। अब इसी टॉपिक में एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है लॉजिक ऑफ डिटरेंस। ये बुक में उतना हाईलाइटेड नहीं है और आपको हो सकता है कहीं किसी दूसरी जगह भी इतना हाईलाइटेड ना मिले, लेकिन इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और फिर बच्चों को लगता है, यानी आप ही लोगों को लगता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा नहीं कहीं। तो अभी ध्यान देंगे आप तो कभी भी ये नहीं आएगा दिमाग में कि मैंने कहीं पढ़ा नहीं। तो लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको अपरोध का सिद्धांत। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ये हुआ इस एटॉमिक अटैक का कि पूरी दुनिया ये जान गई कि एटम बॉम्ब से अगर अटैक होता है किसी जगह पर तो इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि कोई देश उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी कि तहस नहस हो जाते हैं वो देश या वो जगह जहाँ पर ये एटॉमिक अटैक होता है।
और ये इतना पावरफुल होता है कि कोई भी जो दो देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो अगर आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को इतना नुकसान पहुंचाएंगे कि वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। यानी कि आप दो देश लड़ रहे हैं आपस में, अब लड़ तो रहे हैं लेकिन होने वाला क्या है जरा बताते हैं आपको। अब कोई एक देश है यहाँ पर और कोई दूसरा देश है यहाँ पर। मान लेते हैं कि ये है ए और ये है बी। अब इनमें हो जाता है एटॉमिक अटैक। ये वॉर जो कर रहे हैं फुल फ्लैज वॉर हो जाता है और न्यूक्लियर वेपन इन दोनों के पास है। तो बी जो ए है वो बी के ऊपर अटैक करेगा, एटम बम गिरा दिया और इतना हिस्सा जो बी का है वो ख़त्म हो गया। अब बी ने भी यही किया कि उसने ए के ऊपर एटम बम गिरा दिया, उसका इतना हिस्सा ख़त्म हो गया। और फिर क्या हुआ, फिर ए ने अटैक किया और उस बी का इतना हिस्सा ख़त्म हो गया। और फिर बी ने अटैक किया और ए का इतना हिस्सा ख़त्म हो गया। यानी ए तो ख़त्म ही हो गया, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। ये तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन अब बी को देख लें ज़रा। बी के पास कितना हिस्सा बचा हुआ है जो कि अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, सिर्फ इतना सा। अब आप बताइए कि अभी हम इस देश को विनर कह दें? यानी कि दोनों के बीच में जब लड़ाई होगी जो कि न्यूक्लियर वेपन से लेस जो दो देश हैं, तो कोई भी एक देश जीत भी जाएगा ना तो भी वो खुद को ये नहीं कह सकता कि आई एम द विनर, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा, इतने ज़्यादा लोग मर चुके होंगे, इतने ज़्यादा शहर तबाह हो चुके होंगे कि आप ये कह ही नहीं सकते कि आई एम द विनर। और इसीलिए कोई भी ये वॉर बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये वॉर हो। सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर दो एटॉमिक पावर कभी भी लड़ेंगे आपस में तो नुकसान इतना होगा कि कोई एक देश ये नहीं कह पाएगा कि वो जीत गया। बस इसी बात को कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। अगर आपको देखना हो कि यहाँ पर क्या क्या लिखा है मैंने, तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, पर निचोड़ उसका यही है। तो और आगे जाता है और आगे एक छोटी सी लाइन लिखी है मैंने, एंड दैट इज द रीजन कोल्ड वॉर नेवर टर्न्ड इनटू हॉट वॉर। यानी ये जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस है, इसी की वजह से कोल्ड वॉर कभी भी हॉट वॉर में तब्दील नहीं हुआ। यानी कि ये देश आपस में लड़ना चाहते थे, एक दूसरे को ताकत दिखाना चाहते थे, लेकिन ये लड़ नहीं पाए क्योंकि इनको पता था कि अगर ये आपस में लड़े, दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है, एक दूसरे को इतना नुकसान होगा कि एक कोई जीत भी गया, यानी अमेरिका जीत गया तो वो ये नहीं कह पाएगा कि उसने यूएसएसआर को हरा दिया, क्योंकि खुद अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होगा। और अगर यूएसएसआर जीत जाता तो वो ये नहीं कह पाता कि मैंने अमेरिका को हरा दिया। और यही वो कारण है जिसकी वजह से कभी भी हॉट वॉर हुआ नहीं। ये सवाल पूछा जाता है तो कृपया करके इस पॉइंट को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ जो एटॉमिक अटैक पर बेस्ड है, क्योंकि इससे जुड़े हुए कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। लिटिल बॉय एक कोड नेम है जो कि उस एटम बम का था जिसको हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, और इसकी कैपेसिटी थी 15 किलोटन। अब ये किलोटन क्या है? किलोटन होता है जो एटम बम की जो पावर होती है, डिस्ट्रक्शन पावर, यानी कितने क्षेत्र को, कितने एरिया को वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस पावर को हम किलोटन में नापते हैं। दूसरा नाम है फैटमैन। ये कोड नेम है उस एटम बम का जो कि नागासाकी पे गिराया गया था। ये थोड़ा बड़ा था, ये 21 किलोटन का था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ 15 किलोटन और 21 किलोटन से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि पूरे के पूरे शहर बर्बाद हो गए और लाखों लोगों की जान चली गई। तो अब क्या होगा? 1950 से ही जो यूएसएसआर है और यूएसए, इन्होंने और ज़्यादा खतरनाक थर्मोन्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए थे जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, जैसे कि 10,000 किलोटन, 15,000 किलोटन। अब सोचिए ज़रा, सिर्फ 15 किलोटन से पूरा शहर तबाह हो गया, तो 10,000 किलोटन, 15,000 किलोटन से क्या होगा? पूरा का पूरा देश उड़ जाएगा।
ये जो कोड नेम है इनको याद रखें, इन फैक्ट्स को याद रखें। अब और क्या कहूँ, मैं तो बेस्ट हूँ ही। अरे देख क्या रहे हो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये वीडियो देखने के बाद 15 मिनट में 15 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो 15 दिन में 15 रुपए का नुकसान हो जाएगा। क्यों, समझे ना बांगड़ू।